Hello, my dear students. We are doing our chapter molecular basis of inheritance, and today's class we are going to discuss transcription topic. So get set ready for the class. So students, we are doing our chapter. So, my dear students, we are doing our chapter molecular basis of inheritance from class 12th biology. In today's class, we are going to discuss transcription. हम transcription की बात करेंगे. Transcription, that is process of RNA synthesis. RNA synthesis की हम बात करेंगे. Students, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था replication. Replication is the process in which न्यू डॉटर डीएनए इज फॉर्म्ड बाय पेरेंटल डीएनए. डीएनए से डीएनए का बनना दैट अकर्स इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. ठीक है, हमने पिछली बार किया था रेप्लिकेशन और आज की क्लास में हम डिस्कस करें ट्रांसक्रिप्शन दैट इज आरएनए सिंथेसिस. ठीक है, फ्रॉम डीएनए. डीएनए से आरएनए का बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. सो द क्वेश्चन अराइजेज वेयर इट अकर्स. ठीक है, ये कहाँ, ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस हमें पता है. इट अकर्स इन न्यूक्लियस. रेप्लिकेशन हमने इससे पहले की थी. ये कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है बेटा. एंड द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होती है. चलिए, सो अब द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. Now, is there any difference between replication and transcription in form of the nitrogenous basis? तो देखिए बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर नाइट्रोजिनस बेसिस यूज हुए थे ए, टी, जी एंड सी. एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. ठीक है, ए पेयर्स विद टी एंड जी पेयर विद सी. हाइड्रोजन बॉन्ड ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड रहेंगे, जी एंड सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड. बट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में बच्चों, जब mRNA बनेगा सो वहां पर A will bond with U and G will bond with C. सॉरी, बॉन्डिंग की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे. कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स नहीं बनते. mRNA या RNA इज जनरली सिंगल स्ट्रैंड. सॉरी. सो यू कैन सी यहाँ पर एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन इज नॉट प्रेजेंट, यूरेसिल इज प्रेजेंट. कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है? यूरेसिल. साइटोसिन की जगह यहाँ प्रेजेंट है यूरेसिल. So, unlike the process of replication, which one said the total DNA of the organism is duplicated, replication में पूरा DNA ही duplicate हो जाता है. लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में देखिए, रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा कि देर इज अ टू स्ट्रैंड डीएनए. दो स्ट्रैंड एक डीएनए है और उससे जो न्यू डॉटर डीएनए बना दैट इज अगेन टू स्ट्रैंडेड. ठीक है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में बच्चों देखिए डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड और उससे जो आरएनए बनता है दैट इज जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड. दिस इज डबल स्ट्रैंडेड. डीएनए इज जनरली डबल स्ट्रैंडेड और आरएनए कैसा बनता है? सिंगल स्ट्रैंडेड यहाँ पर बनता है. So, what is the reason behind is why both strands are not copied during transcription? जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो दोनों ही स्ट्रैंड से mRNA क्यों नहीं बनता है? और why only one strand of DNA converted into RNA? ठीक है, देखिए, वो दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, ये डीएनए है और डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के बाद आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आरएनए. तो ये कैसा बनेगा? ये जो आरएनए बना है, सपोज दिस इज एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, सो इट विल बी सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनेगा यहाँ पे. ठीक है, रीजन क्या है बेटा? तो देख लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, these two strands are not same. One having direction 5 prime to 3 prime, other is 3 prime to 5 prime direction. Again, if there is A in the strand 1, then there will be complementary T in the strand 2. If G is there, then here will be C. If T is there, then here will be A.
सो बोथ स्टैंड आर नॉट सेम, दोनों स्टैंड सेम नहीं है, तो उससे अगर दोनों ही स्टैंड एमआरएनए बनाएंगे तो हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स आ जाएंगे और एक ही डीएनए के दो अलग अलग एमआरएनए आ जाएंगे। अगेन एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो वो डबल स्टैंड स्ट्रक्चर बन जाएंगे, सो उससे प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। व्हाट आर द रीजन व्हाई बोथ स्टैंड्स आर नॉट कॉपीड इनटू ट्रांसक्रिप्शन? बिकॉज ये बोथ स्टैंड एक्ट एज टेम्पलेट, अगर दोनों ही स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम करें, कॉपी बनाने का काम करें, so what will happen, different sequences are present in both strands, so different, so they will code, so if they code for protein तो different amino acids का sequence बनेगा तो different ही आगे protein formation होगी। secondly, जो RNA molecules यहाँ पर बने हैं बेटा वो complementary होंगे, ठीक है। डबल स्ट्रैंड अगर बनते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो वो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर फिर आगे ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। चलिए, नाउ कमिंग टू ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अगर हम बात करें बेटा रेप्लिकेशन में, तो रेप्लिकेशन में आपने देखा था देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क बन गई थी, है ना। तो यहाँ पे एंड से डीएनए ओपन हो गया था और नया स्ट्रैंड जो है बन गया था, दिस इज रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, ऐसा हुआ था। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम बात करते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यहाँ पर क्या होगा, नोट द कंप्लीट स्टैंड ऑफ डीएनए अंडरगोस एमआरएनए फॉर्मेशन, कंप्लीट स्टैंड से एमआरएनए नहीं बनेगा यहाँ पे, ओनली सम स्टैंड विल अनवाइंड और ओपन अप होगा। लेट मी शो यू, वो बीच से होगा, जस्ट लाइक दिस इज द डीएनए स्टैंड, सो इट विल ओपन अप हेयर, ठीक है, बीच से ओपन हो जाएगा। एंड दिस स्ट्रक्चर यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ ट्रांसक्रिप्शन बबल, ठीक है। यहाँ पर देखिए डीएनए हेलिकेज बीच में से अनवाइंड कर देगा, तो यू कैन, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन बबल इसको कहेंगे हम, ट्रांसक्रिप्शन बबल। कितना कितना बेस पेयर जो है यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन बबल्स जो बनेगा, कितना बेस पेयर सीक्वेंस है ये बेटा, लगभग 15 to 17 बेस पेयर सीक्वेंस आप इसको कह सकते हैं, 15 to 17 बेस पेयर अनवाइंडिंग हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन बबल यहाँ बन जाएगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस कंप्लीट सीक्वेंस दैट इज अंडरगोइंग ट्रांसक्रिप्शन, कंप्लीट यूनिट को क्या कहेंगे बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, दिस कंप्लीट यूनिट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या कहेंगे इसको हम, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जस्ट अ मिनट, सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में हम बात कर रहे थे बेटा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में यहाँ पर हमारे पास थ्री रीजन्स रहेंगे, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ठीक है। द रीजन ऑफ डीएनए दैट इज अंडरगोइंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यू कैन सी हियर, दिस इज कॉल्ड प्रोमोटर, प्रोमोटर है, दिस इज स्ट्रक्चरल जीन एंड दिस इज टर्मिनेटर, 1 2 एंड 3। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान से देखेंगे आप, दिस अपर वन, ये जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अपर स्टैंड इज टेम्पलेट स्टैंड दैट विल गिव राइज टू एमआरएनए, जिससे एमआरएनए बनेगा, एंड दिस इज कोडिंग स्टैंड, एक्चुअली इट कोड्स फॉर नथिंग, इट कोड्स फॉर नथिंग, वैसे इसको कोडिंग स्टैंड का नाम दिया है लेकिन इट कोड्स फॉर नथिंग, ये कुछ भी कोड नहीं करता है। सो प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और यहाँ आ गया टर्मिनेटर, ये टेम्पलेट स्टैंड है और इससे ये बन जाएगा हमारा एमआरएनए, ठीक है, कोडिंग स्टैंड से एमआरएनए नहीं बनेगा। सो अब स्ट्रक्चरल जीन से पहले वाले जो रीजन होंगे, स्टूडेंट लिसन केयरफुली, स्ट्रक्चरल जीन से पहले वाला जो रीजन रहेगा दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, इसको अपस्ट्रीम डायरेक्शन कहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्ट्रक्चरल जीन्स के बाद वाला जो रीजन रहेगा इसको हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम इसको हम कहेंगे, ठीक है, डाउनस्ट्रीम रीजन। और ये कौन सा रीजन है, अपस्ट्रीम, और ये बीच में क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन। यू कैन सिंपली सी दिस इज प्रमोटर, दिस इज टर्मिनेटर हेयर एंड दिस इज स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चर जीन एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी, सपोज वन प्रमोटर इज देयर, एक प्रमोटर है और एक है टर्मिनेटर, और स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पर है
स्ट्रक्चरल जीन 1 2 3 4 5, ठीक है, सपोज दीज आर स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन्स ज्यादा है, स्ट्रक्चरल जीन ज्यादा है, तो ऐसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को क्या कहेंगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। लेकिन अगर हमारे पास एक प्रमोटर है, एक टर्मिनेटर है और एक ही स्ट्रक्चर जीन है, दिस इज कॉल्ड मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। और ये मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहाँ मिलती है? तो देखेंगे बेटा, पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इट इज प्रेजेंट इन, कहाँ मिलती है पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जीन्स क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, और जीन्स क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं तो उनकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर बच्चों, इन यूकैरियोट्स हर स्ट्रक्चर जीन का अलग प्रमोटर है, अलग ही टर्मिनेटर है। सो दिस इज कॉल्ड मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है, मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो कमिंग टू द एंजाइम, कि कौन सा एंजाइम है जो प्राइमर इज नॉट रिक्वायर्ड है। ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे हमें डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइमर की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर नो प्राइमर, नो प्राइमर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर कोई प्राइमर रिक्वायर्ड नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, नो प्राइमर रिक्वायर्ड है, ठीक है, कोई प्राइमर की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। एंजाइम कौन सा यूज होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर एंजाइम यूज होगा। बट इट कैन डू पॉलीमराइजेशन ओनली वन डायरेक्शन। ये जो एमआरएनए बनेगा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। तो टेम्पलेट स्टैंड कैसी होगी? 3 प्राइम टू 5, क्योंकि एमआरएनए जो बनेगा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन का एमआरएनए बनेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे जो टेम्पलेट स्टैंड है दैट विल कोड फॉर द एमआरएनए, इट हैव डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और ये मैंने आपको बताया कोडिंग स्टैंड, इट कोड्स फॉर नथिंग, ये कुछ भी कोड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रोमोटर के बारे में आपको पता लग गया बेटा, इट इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम डायरेक्शन, तो ये 5 प्राइम एंड की तरफ होगा, ठीक है। देखिए कोई भी जो सिस्टोन है, चाहे वो मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक, एक एंड को उसको हम 5 प्राइम कहेंगे और दूसरे एंड को क्या कहेंगे? 3 प्राइम एंड। तो प्रोमोटर 5 प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट होता है, और टर्मिनेटर, ठीक है, और अपस्ट्रीम डायरेक्शन कहेंगे इसको, स्ट्रक्चर जीन से पहले तो स्ट्रक्चर जीन के बाद है तो इसको हम डाउनस्ट्रीम कहेंगे, और इट विल बी टुवर्ड्स द टर्मिनेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, हमने बात की। तो जीन को कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने आपको बताया जैसे एक माला मोतियों से मिलकर बनती है, ऐसे एक डीएनए में किससे मिलकर बनता है बेटा? जीन। तो जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए यू कैन ऑल्सो से, है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए। नाउ कमिंग टू द सिस्टोन, समझ आ गया बेटा आपको? द डीएनए सीक्वेंस दैट कोड फॉर आरएनए, वेदर इट इज टीआरएनए और आरएनए, तो उसको हम सिस्टोन भी बोल सकते हैं, एंड उसको हम जीन भी बोल सकते हैं। एंड सिस्टोन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। मैंने आपको बताया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम सिस्टोन बोल सकते हैं, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो डीएनए सेगमेंट दैट कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए, दैट इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया बेटा, अब मोनोसिस्टोनिक यूनिट भी हो सकती है अगर एक ही स्ट्रक्चर जीन प्रेजेंट है, पॉलीसिस्टोनिक भी हो सकती है अगर ज्यादा। नाउ कमिंग टू एक्सोन एंड इंट्रोन, बेटा जब एमआरएनए बनता है, सपोज दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड, जब एमआरएनए हमारे पास बनता है, या हम उसको अभी HNRNA कहेंगे, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, अभी एमआरएनए नहीं कहेंगे। जब एमआरएनए बनता है बेटा, तो वहाँ दो तरह के सीक्वेंस हमारे पास आते हैं, एक्सोन इंट्रोन, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होते हैं। एक्सोन इंट्रोन, अगेन एक्सोन इंट्रोन, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होते हैं बेटा।
एंड द मेन थिंग इज दीज इंट्रॉन्स, ये जो इंट्रॉन्स है बेटा ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंस और कोडिंग सीक्वेंस कौन से हैं, एक्सोन, सिर्फ एक्सोन। सो अगर इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाए, जो कि स्प्लाइसिंग के बाद पॉसिबल है, भी आप आगे पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, मैच्योर एमआरएनए बनने के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है उसमें आप पढ़ेंगे। तो इंट्रॉन्स को जब निकाल दिया जाए तो कोडिंग सीक्वेंस जो हमारे पास रहेंगे दैट आर एक्सोन, सपोज दिस इज 1 2, ये सीक्वेंस में ही लगे होंगे। अगर अलग इनका सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो डिफरेंट प्रोटीन आगे बनेगा इससे। ठीक है, यही रीजन है कि वी हैव ओनली 20 to 30,000 genes but number of proteins are in lakhs, so that is the reason कि एक्सॉन की अलग अलग तरह के सीक्वेंस में अगर इनको अरेंज करेंगे so it will form different types of protein. So exon, these are the sequence that are appear in mature or processed RNA जो splicing के बाद भी बचते हैं. The reason that is splice out and that is non coding या non coding sequence आप इसको बोलते हैं, intervening sequence बोलते हैं, that not present in mature mRNA, that is called introns. ठीक है बेटा. So इस तरीके से हम यूकैरियोटिक जीन्स को, यूकैरियोटिक जीन्स को क्या कह सकते हैं बेटा, स्प्लिट जीन्स भी बोल सकते हैं. यूकैरियोटिक जीन्स को स्प्लिट जीन्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि बीच बीच में इनमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं. नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है बेटा, अगर हम आरएनए की बात करें, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, राइट. हमारे पास 3 टाइप्स के आरएनए, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए. कौन कौन से हैं बताइए. हाँ, इफ यू रिमेम्बर वी हैव आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए. 3 डिफरेंट टाइप्स के आरएनए हमारे पास प्रेजेंट है. तो क्या सेम पॉलीमरेज यूज होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की हमने बात की, तो क्या सेम यूज होगा? नो. यहाँ आरएनए पॉलीमरेज 1 यूज होगा, यहाँ पे पॉलीमरेज 2 यूज होगा और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 3 यूज होगा. तो आप ये सीक्वेंस याद रखिए बेटा. कौन सा सीक्वेंस? RMT, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए. और यहाँ पे 1 2 3, ये आप सीक्वेंस याद रखें. 1 2 3 RMT. ठीक है, RMT का सीक्वेंस याद रखेंगे, यानी कि आरआरएनए is synthesized by RNA polymerase 1, mRNA is synthesized by RNA polymerase 2 and tRNA is synthesized by RNA polymerase 3. ठीक है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द मोस्ट अबंडेंट आरएनए, ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा. सो दिस इज 80 to 85%. आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए इज द मोस्ट अबंडेंट आरएनए. ठीक है, और टीआरएनए इज ओनली 3 to 5%, and sorry, mRNA is 3 to 5% and tRNA is 15% of total RNA. 15% of. Now coming to the process of ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की बात करते हैं बेटा, कैसे स्टार्ट होती है. सो इट्स इंक्लूड 3 स्टेप प्रोसेस है, that includes initiation, second elongation and third termination. Initiation, elongation and termination, 3 step process है. So we can see here 3 स्टेप प्रोसेस में हम देखेंगे बेटा. तो सबसे पहले तो दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड, वन हैविंग पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड नेक्स्ट हैविंग पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो बीच में से डीएनए स्ट्रैंड ओपन हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था. देयर विल बी अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए. ठीक है, बीच में से. और मैंने आपको बताया था इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल. ट्रांसक्रिप्शन बबल हम इसको बोलते हैं. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलते हैं. सो यहाँ से दिस इज, और यू कैन से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यहीं पे प्रमोटर होगा, ये स्ट्रक्चरल जीन होगा. ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेट होगा. सो प्राइमर इज नॉट रिक्वायर्ड. इनिशिएशन के लिए प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहीं तो बाइंड करेगा ना बेटा. तो दैट रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सिग्मा फैक्टर दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के अंदर बेटा एक सीक्वेंस होगा दैट इज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर. ठीक है, सिग्मा फैक्टर होगा एंड दिस सिग्मा फैक्टर विल रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस कि कहाँ से जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है, इनिशिएट कहाँ से करनी है. फिर इलोंगेशन होगा और लास्ट में
इलोंगेशन होगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट होगी, आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, सिग्मा फैक्टर की हेल्प से। फिर उसके बाद इलोंगेशन मतलब एमआरएनए की सिंथेसिस होगी, और एक जगह जहाँ पे प्रोसेस रुक जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन की बात करते हैं बेटा, टर्मिनेशन यहाँ पर, तो इनिशिएशन में देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के अंदर सिग्मा फैक्टर का रोल आया है, तो ये याद रखेंगे। मोस्ट कॉमन सिग्मा फैक्टर सिग्मा 70 होता है, वैसे सिग्मा 56 और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इलोंगेशन में सिंपली एमआरएनए स्ट्रैंड की इलोंगेशन होगी, और टर्मिनेशन बेटा टू टाइप्स का है यहाँ पे। एक है रो डिपेंडेंट, रो फैक्टर इज देयर, रो डिपेंडेंट, एंड जिसमें रो फैक्टर रिक्वायर्ड नहीं है दैट इज रो इंडिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट, ठीक है, अगर रो फैक्टर रिक्वायर्ड है टर्मिनेशन के लिए तो दैट इज रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, और नहीं है तो दैट इज रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। समझ आ गया बेटा? देखिए यही सब चीजें आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, हैव अ लुक। So initiation factor that is present in RNA polymerase, that is very important for initiation and termination factor। अगर ये रिक्वायर्ड है बेटा टर्मिनेशन के लिए तो इसको हम कहेंगे रो डिपेंडेंट, रो फैक्टर है ये। नहीं डिपेंड करता तो रो इंडिपेंडेंट। मोर ओवर प्रोकैरियोट्स के अंदर हम बात करें बेटा, इन प्रोकैरियोट्स देखिए बेटा, नो वेल डिफाइंड नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो बेटा, तो दोनों ही प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों कहाँ हो रही है, यहाँ लिख देते हैं, बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कहाँ हो रही है बेटा, दोनों प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस occurs in साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रही है, न्यूक्लियस है ही नहीं वहां पर। ठीक है, सो यू कैन सी हेयर, यहाँ देखिए बेटा ध्यान से, इन बैक्टीरिया एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, और वहां पे बेटा कोई इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, ये भी आप नोट कर लीजिए, नो इंट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, कॉन्टिन्यूअस जीन होते हैं उनको। ठीक है, इंट्रॉन्स एब्सेंट इन बैक्टीरिया, एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, क्योंकि वहाँ पे इंट्रॉन्स है ही नहीं तो उनकी स्प्लाइसिंग होएगी नहीं। एंड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट, क्योंकि वो दोनों ही कहाँ होगी बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। तो वी कैन से कि इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड प्रोसेस, वो हम कपल्ड प्रोसेस बोल सकते हैं, क्योंकि अभी ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से खत्म भी नहीं हुई है कि ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वी कैन कॉल इट एज अ coupled process। So here you can see the whole process, यहाँ पर आप पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। yes, this is ट्रांसक्रिप्शन बबल, ये देखिए यहाँ पे इनिशिएशन के समय में ट्रांसक्रिप्शन बबल यहाँ पे बना था, ट्रांसक्रिप्शन बबल बना था, तो डीएनए स्ट्रैंड ओपन हो गया था, अनवाइंड हो गया था बीच से। फिर उसके बाद ये हमारे पास बन गया HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए इसको हम बोलेंगे, न्यूली फॉर्म्ड आरएनए को। देन मैंने आपको बताया इसमें दो तरह के सीक्वेंस है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है। ठीक है, ये इंट्रॉन क्या बेटा, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, तो इनको स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा। इनकी स्प्लाइसिंग के बाद हमारे पास क्या बचता है, ओनली एक्सॉन E1 E2, एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 एक्सॉन, जितने भी एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं सारे एक्सॉन जुड़ जाएंगे, इट विल लीड्स टू मैच्योर एमआरएनए। अब इसको हम क्या कहेंगे, एमआरएनए। तो बेटा ये जो भी चेंजेस आपको नजर आए इनको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस हम बोल सकते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस। क्या क्या चेंजेस आए हैं देखिए बेटा, नंबर 1 जी प्राइम कैपिंग एट 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड पे 5 प्राइम एंड पे देखिए बेटा जी कैप लग जाएगी, जी कैपिंग एट 5 प्राइम एंड, और ये कैप जो लगेगी बेटा दिस इज 7 मिथाइल गुआनोसिन, नोट इट डाउन, 7 मिथाइल गुआनोसिन,
7 मिथाइल गुआनोसिन वाली कैप जो है 5 प्राइम एंड पे लग जाएगी। अगर 3 प्राइम एंड की बात करें बेटा, यहाँ पे पॉलीएडाइलेशन यानी कि पॉली ए टेल की सेकंड ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन रहेगी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पॉली ए टेल फॉर्मेशन, ठीक है। पॉली ए टेल फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो पॉली ए टेल यानी कि काफी 200 से 300 200 ए जो है यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, इसलिए इसको पॉली एडाइलेशन होता है। तो पहला चेंज हुआ बेटा 5 प्राइम एंड पे जी कैपिंग, जो कि 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप यहाँ पे लग जाती है। ये सभी चेंजेस आरएनए को ज्यादा स्टेबल बनाएंगे, इसको हम हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए से तभी मैच्योर आरएनए कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा जी प्राइम कैपिंग, सेकंड स्टेप रहेगा पॉली ए टेल फॉर्मेशन, एंड थर्ड स्टेप इज इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, ठीक है, इंट्रॉन्स निकल जाएंगे, मैंने आपको बताया नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो ये तीनों चेंजेस होने के बाद, ठीक है, तीनों चेंजेस होने के बाद जी प्राइम कैपिंग के बाद, लेट मी चेंज द कलर, जी प्राइम कैपिंग के बाद सेकंड पॉली ए टेल फॉर्मेशन के बाद और थर्ड पॉली ए टेल फॉर्मेशन एट थ्री प्राइम एंड, और फिर इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। तो इससे क्या होगा बेटा, हमारा मैच्योर एमआरएनए हमारे पास रेडी हो जाएगा। एंड ठीक है, देखिए मैंने स्प्लाइसिंग बताई आपको, कैपिंग बताई, टेलिंग बताई, 200 to 300 पॉली ए टेल आ जाए। नाउ दिस एमआरएनए इज रेडी टू अंडरगो, this mRNA is ready to undergo protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी। प्रोटीन सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। इट अकर्स कहाँ होती है बेटा ये ट्रांसलेशन, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, अकर्स इन साइट। जो एमआरएनए बनेंगे बेटा वो न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाएंगे, इसीलिए न्यूक्लियस में पोर्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। तो वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे और वहाँ ट्रांसलेशन होगी। वहाँ क्या होगा, एमआरएनए से क्या बनेगा बेटा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेंगे, जो हम नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि ट्रांसलेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट द, this is all about the process of transcription that is given in NCERT. And I'm also giving the link of lecture, one more lecture on transcription, ठीक है, वो दूसरा lecture है। You can also take help of that lecture. I will give the link in description box. So check description box for another lecture on transcription only, ठीक है। transcription पे ही एक और lecture आपको मिल जाएगा। So this is all about this lecture. In our next video, we are going to discuss genetic code and then finally translation. चलिए, this is all about today. Do like, share and subscribe for more videos. Goodbye everyone.